गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है टीआई प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड टीआई प्लाज्मिड में हम पढ़ेंगे प्लाज्मिड की स्ट्रक्चर और प्लाज्मिड के द्वारा जो है जीन ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं टीआई प्लाज्मिड जो है कहाँ पाया जाता है। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस नामक जो बैक्टीरिया होता है उसमें पाया जाता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियस बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। मैन डीएनए के अलावा जो सर्कुलर डीएनए होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मिड। और एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को टीआई प्लाज्मिड बोला जाता है। टीआई का मतलब यानी एग्रोबैक्टीरियम जो है वो उन प्लांट में जिनमें इन्फेक्ट करता है उनकी रूट में ट्यूमर इंड्यूस करता है, यानी जैसे अर्बुद जिन्हें बोलते हैं, या कोशिकाओं में अनियंत्रित वृद्धि होती जाती है जिससे उनकी जड़ों में गांठें सी बन जाती है, तो उन्हें बोलते हैं ट्यूमर। तो ट्यूमर को प्रेरित करने वाला प्लाज्मिड, इस वजह से इसका नाम रखा गया टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। यानी यह सर्कुलर डीएनए है और इसका मोलिकुलर वेट अगर देखें तो इसका मोलिकुलर वेट 1.2 गुणा 10⁸ और टीआई प्लाज्मिड में ट्यूमर की समान ग्रोथ करने की क्षमता होती है। यानी जैसे ट्यूमर कैंसर में जो गांठ होती है उसे ट्यूमर बोलते हैं, उसी प्रकार ये प्लांट की रूट में भी गांठें बना देता है, ट्यूमर बना देता है। और इस वृद्धि को फिर हम बोलते हैं क्राउन गोल, किरीट पिटिका, क्राउन गोल। अब आगे हम टीआई प्लाज्मिड जो है इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे प्लाज्मिड स्ट्रक्चर देखें तो टीआई प्लाज्मिड ये रहा और इसे हम 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले होता है इसमें रीजन ए। इस रीजन में इस क्षेत्र में उपस्थित डीएनए टीडीएनए कहलाता है। बैक्टीरिया जब प्लांट सेल को संक्रमित करता है तो प्लाज्मिड का यह पार्ट उस सेल में स्थानांतरित होकर उसके डीएनए से जुड़ जाता है। या जब एग्रोबैक्टीरियम जो है किसी प्लांट को अगर इन्फेक्ट करता है तो एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड का जो पार्ट है, जैसे ये इसका प्लाज्मिड हो गया और इसमें जैसे ये पार्ट टीडीएनए वाला पार्ट हो गया, तो ये पार्ट जो है उस प्लांट सेल के डीएनए से जुड़ जाता है। इसे बोलते हैं टीडीएनए पार्ट, टीडीएनए। और प्लांट सेल के डीएनए के साथ, जीनोम के साथ ये जुड़ जाता है। और टीडीएनए को भी आगे हम 2 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। तो एक तो पार्ट होता है टीडीएनए का ONC रीजन और दूसरा होता है NOS रीजन। टीडीएनए को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ONC रीजन और NOS रीजन। तो ONC रीजन जैसे प्लाज्मिड में इसका ये टीआई का एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड है और इसमें जैसे टी रीजन ये टीडीएनए ये रहा और इसे 2 पार्ट में ONC रीजन और एक NOS रीजन में डिवाइड किया जाता है। और यही पार्ट जो है सिर्फ टीडीएनए वाला पार्ट उस प्लांट के जीनोम के साथ जुड़ता है। पूरा प्लाज्मिड ना जुड़कर सिर्फ टीडीएनए वाला पार्ट जुड़ता है। तो ONC रीजन इसमें 3 जीन होती है। एक तो होती है TMR, दूसरी होती है TMS फर्स्ट और तीसरी है TMS सेकंड। TMR, TMS फर्स्ट और TMS सेकंड जीन होती है। ये आइसोपेंटिल एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के संश्लेषण को नियंत्रित करती है। और ये क्या करते हैं फिर आइसोपेंटिल एडिनोसिन 5 मोनोफॉस्फेट के संश्लेषण को ये तीनों जीन कंट्रोल करती है। और ये फिर करता क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं उनके संश्लेषण में आइसोपेंटिल एडिनोसिन जो है काम आता है, ग्रोथ हार्मोन को संश्लेषित करता है। और फिर ग्रोथ हार्मोन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाने से वो कोशिकाएं क्या हो जाएगी, अनियमित विभाजन करती है, जिससे उनके अंदर ट्यूमर यानी गांठों का निर्माण हो जाता है। कोशिकाओं के विभाजन जो होता है उसकी दर में वृद्धि हो जाती है। उसके बाद है NOS रीजन। टीडीएनए का एक पार्ट ONC रीजन और दूसरा है NOC रीजन। तो टीडीएनए के इस क्षेत्र में वे जीन उपस्थित होते हैं जो
ऑक्टोपाइन एंड नोपालिन से संबंधित होते हैं। ऑक्टोपाइन एंड नोपालिन ये ओपाइन्स होते हैं और इनको संश्लेषित करने वाले जीन एनओएस रीजन में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ऑक्टोपाइन सिंथेसिस और नोपालिन सिंथेज को के संश्लेषण को कंट्रोल करते हैं। ऑक्टोपाइन सिंथेज और नोपालिन सिंथेज को कंट्रोल करते हैं कौन, ऑक्टोपाइन और नोपेलाइन। अब देखते हैं रीजन ए देख लीजिए, जिसमें हमने TDNA देखा। अब देखते हैं रीजन बी। रीजन बी जो TI प्लाज्मिड का ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी जैसे प्लाज्मिड में ये दिखा रखा ORI ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी इस TI प्लाज्मिड में रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। और कौन सी साइट की वजह से, ORI साइट इसे बोलते हैं। अगर ये इसमें एब्सेंट हो तो ये क्या नहीं कर सकता, अपनी कॉपी नहीं कर सकता। उसके बाद है रीजन सी। यह प्लाज्मिड का रीजन ऑफ कॉन्जुगेशन कहलाता है। रीजन ऑफ कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन क्षेत्र, ये प्रतिकृति क्षेत्र और ये संयुग्मन क्षेत्र यानी सी पार्ट के द्वारा एग्रोबैक्टीरियम के TI प्लाज्मिड का TI प्लाज्मिड प्लांट सेल के DNA के साथ जुड़ता है। तो रीजन ऑफ कॉन्जुगेशन कहलाती है वो साइट। इसके बाद है रीजन डी। ए क्षेत्र, बी क्षेत्र, सी क्षेत्र और अब है क्षेत्र डी। तो TDNA के अलावा यह प्लाज्मिड का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसे बोलते हैं VIR रीजन, वायरुलेंस रीजन भी कहा जाता है। तो TDNA यानी ए रीजन में हमने देखा था। अब हम देखते हैं दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट रीजन डी और इसे बोलते हैं VIR रीजन, वायरुलेंस रीजन। यह TDNA के ट्रांसफर तथा ट्यूमर फॉर्मेशन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण करने वाले एंजाइमों के निर्माण के लिए जिन जीनों की आवश्यकता होती है वो VIR रीजन में उपस्थित होते हैं। ठीक है, यानी इसमें रीजन डी ये दिखा रखा, रीजन डी, और इसके अंदर वे एंजाइम पाए जाते हैं और इसके अंदर वे एंजाइम पाए जाते हैं जो ट्यूमर को फॉर्मेशन करने वाले जीन को कंट्रोल करते हैं। वे VIR रीजन में प्रेजेंट होते हैं, यानी ट्यूमर का निर्माण करने के लिए जो एंजाइम होते हैं उनका संश्लेषण जो जीन करते हैं वो कहाँ मिलेंगे हमें, VIR रीजन में। जैसे A, B, G, C, D, E। तो ये इसका D पार्ट। तो A पार्ट हमने देखा, B पार्ट हमने देखा, C पार्ट देखा, इसका D पार्ट। अब हम देखते हैं, यानी कि TI प्लाज्मिड की संरचना हमने देख ली। अब हम देखेंगे कि TI प्लाज्मिड वाहक के रूप में हमने पढ़ा है। प्लाज्मिड जो क्या है, DNA को कैरियर यानी DNA का को वहन एक सेल से दूसरी सेल में वहन करने का कार्य करते हैं। तो जीन ट्रांसफर यानी TI प्लाज्मिड के द्वारा जो है कैसे DNA को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो TI प्लाज्मिड के द्वारा जीन ट्रांसफ़र। एग्रोबैक्टीरियम जब किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है तो उस सेल के अंदर यानी उस प्लांट की रूट में ट्यूमर उत्पन्न हो जाती है, ट्यूमर बनना शुरू हो जाती है। तो वो ट्यूमर एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड के कौन से पार्ट से बनती है, यानी वो TDNA के द्वारा प्रेरित होती है। तो उस प्लाज्मिड का जो TDNA का पार्ट होता है वो क्या होता है, उस प्लांट सेल में ट्रांसफ़र होता है। और फिर वैज्ञानिकों ने इस ट्रांसफ़र होने वाले जीन को पहचान कर, यानी फिर उन्होंने देखा कि TDNA ये किसका है, एग्रोबैक्टीरियम का। एग्रोबैक्टीरियम का TDNA अगर प्लांट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और उसमें ट्यूमर इंड्यूस करता है, ट्यूमर इंड्यूस करता है, तो वैज्ञानिकों ने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में भी प्रयोग करना चाहा।
तो फिर उन्होंने क्या किया, यानी एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड बाहर निकाला तो इसमें जो टीडीएनए वाला क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को तो हटा दिया, और यहाँ पर जैसे कोई और डीएनए डाल दिया, कोई वांछित डीएनए जो किसी और, जैसे या तो रोग प्रतिरोधी या किसी और गुण को जो कंट्रोल करता हो, तो बाहरी डीएनए जो है डाल दिया इसके अंदर, और टीडीएनए क्या कर दिया, निकाल दिया। तो अब टीडीएनए की जगह जो बाहरी वाला डीएनए डाला गया है, और फिर इस प्लाज्मिड को, यानी ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हो गया, आर प्लाज्मिड या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। अब इस प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम में ट्रांसफ़र कर दिया गया, वापस टीडीएनए निकाल लिया और इसकी जगह कोई बाहरी डीएनए डाल दिया, और अब इस प्लाज्मिड को वापस एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिया गया, और एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा फिर क्या किया गया, किसी प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाया गया। प्लांट सेल को इन्फेक्ट करवाया गया तो क्या होता है, पहले तो टीडीएनए से उसमें ट्यूमर उत्पन्न हो रही थी, लेकिन अब टीडीएनए तो निकाल दिया और कोई वांछित डीएनए डाल दिया। तो जो डीएनए हमने एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड में डाला है वो पार्ट अब प्लांट सेल के जीनोम के साथ भी जुड़ गया, और इसके साथ जुड़ने से जो हमने डीएनए डाला था उसी का जो है गुण इसके अंदर आएगा। जैसे कोई रोग के प्रतिरोधी जीन हमने डाला है तो वो प्लांट उस रोग के प्रति क्या हो जाता है, प्रतिरोधी हो जाता है, या फिर कोई और लक्षण को अगर कंट्रोल करता है तो वो लक्षण जो है उसके अंदर प्रदर्शित हो जाता है। तो इस वजह से जीन ट्रांसफ़र जो जीन ट्रांसफ़र है वो एग्रोबैक्टीरियम के टीआई प्लाज्मिड के द्वारा भी किया जा सकता है। तो ये तो हो गया एग्रोबैक्टीरियम की संरचना और एग्रोबैक्टीरियम के द्वारा जीन का स्थानांतरण या डीएनए का स्थानांतरण। अब हम देखते हैं कि डीएनए का स्थानांतरण जैसे वाहक के द्वारा तो हमने पढ़ा है, प्लाज्मिड, कोस्मिड, फाज्मिड या बैक्टीरियोफाज, इनके द्वारा। लेकिन अगर बिना वाहकों के भी क्या होता है, बिना वाहकों के भी डीएनए का या जीन का स्थानांतरण हो सकता है। तो उसके लिए हम जैसे वेक्टरलेस जीन स्थानांतरण, बिना वेक्टर के अगर जीन का स्थानांतरण एक सेल से दूसरी सेल में करें तो उसे बोलते हैं वेक्टरलेस या डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र। इसे डायरेक्ट जीन ट्रांसफ़र, इसमें प्लाज्मिड, कोस्मिड, फाज्मिड, बैक्टीरियोफाज और वायरस के बिना जीन ट्रांसफ़र किए जाते हैं, यानी किसी भी कैरियर की इसमें आवश्यकता नहीं होती। तो वेक्टरलेस जो है ट्रांसफ़र के लिए कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे बायोकेमिकली स्टिमुलेटेड एंडोसाइटोसिस, यानी रासायनिक पदार्थों से उद्दीपित अंतः कोशिकाएं द्वारा। यानी इसमें क्या करते हैं, हम डिटेल से हम पढ़ेंगे आगे। यानी इसमें किसी रासायनिक या केमिकल के द्वारा किसी सेल को जो है स्टिमुलेट किया जाता है और उससे वो डीएनए को ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी मेथड है बाई माइक्रो इंजेक्शन। तीसरी है बाई इलेक्ट्रोपोरेशन, बाई पार्टिकल गन या बैलिस्टिक मेथड, या बाई लिपोफैक्शन, बाई पोलन ट्रांसफॉर्मेशन यानी पराग के द्वारा, परागकणों के द्वारा, पोलन ट्यूब द्वारा, पराग नलिका के द्वारा जो है डीएनए के ट्रांसमिशन से, या फिर बाई लेजर इंड्यूस्ड डीएनए ट्रांसफर। और अगली है बाई फाइबर्स, यानी रेशों के द्वारा जो है जीन का ट्रांसफ़र जो है कैसे किया जाता है। तो बिना वाहक के द्वारा जीन का ट्रांसफ़र एक सेल से दूसरी सेल में अगर किया जाता है तो उसे बोलते हैं वेक्टरलेस जीन ट्रांसफ़र। और वेक्टरलेस तो हमने पढ़ ही लिया, जैसे प्लाज्मिड के द्वारा, जिसमें हमने PBr 322, कोस्मिड, फाज्मिड, और जो एग्रोबैक्टीरियम का हमने पढ़ा है वो भी क्या है, वेक्टरनेस यानी वेक्टर सहित जीन ट्रांसफ़र। तो इन मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।